हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की वीडियो में हम लोग एम पी एस सी 008 दैट इज स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के प्रीवियस ईयर पेपर्स पर बेस्ड हैं और ये क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम के लिए करके जाने मैंडेटरी है। इसके बिना आप एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप कंफर्टेबली पास होना चाहते हो या फिर एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, क्रिटिकली एग्जामिन द सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड एरियाज ऑफ टेंशंस इन इंडियन पॉलिटिक्स। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऑलराइट, देखो, बेसिकली हमसे पूछा गया है सेंटर और स्टेट्स के बीच रिलेशनशिप कैसे काम करता है और किन इशू की वजह से कॉन्फ्लिक्ट या फिर टेंशन पैदा हो सकते हैं। देखो, इंडिया एक फेडरल कंट्री है, ठीक है। फेडरल सिस्टम का देखो मतलब होता है कि पावर जो है सेंटर और स्टेट के बीच डिवाइडेड है। ये तो हमें सबको पता है, हमें दिखता भी है चीज, ओके। सेंटर और स्टेट के बीच पावर डिवाइडेड है, लेकिन इंडियन फेडरलिज्म को अक्सर जो है फेडरल विद यूनिटरी बायस कहा जाता है। कहा क्या जाता है? फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस। इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर को स्टेट के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा पावर दी है, ठीक है। सेंटर थोड़ा सा ऊपर है, स्टेट में कम पावर्स है। इस सिस्टम का मेन पर्पज है दो चीजों के बीच बैलेंस मेंटेन करना। क्या है वो दो चीजें? एक तो आ जाती है आपकी नेशनल यूनिटी और एक आ जाती है आपकी स्टेट ऑटोनॉमी, ठीक है। देखो, इंडिपेंडेंस के बाद सेंटर और स्टेट्स के रिलेशन में कभी कोऑपरेशन देखने को मिला है और कभी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। स्टेट अक्सर ज्यादा ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं, जबकि सेंटर नेशनल इंटीग्रेशन और यूनिफॉर्म डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। इसी वजह से जो है सेंटर और स्टेट के रिलेशन इंडियन पॉलिटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस पे क्वेश्चन आना मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन आने के। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर और स्टेट के रिलेशन को कैसे डिफाइन करा है। आर्टिकल्स वगैरह सब आपको ये याद होने चाहिए, पॉलिटिकल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं देखो लेजिस्लेटिव रिलेशन पे। आर्टिकल 245 से आर्टिकल 255 तक लेजिस्लेटिव पावर को डिफाइन करते हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल सब्जेक्ट्स को 3 लिस्ट में डिवाइड करा गया है। 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट बनाई गई हैं। एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। देखो, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पर सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, ना ही सेंटर ना ही स्टेट, ओनली पार्लियामेंट, ठीक है। इसमें 97 सब्जेक्ट्स हैं और इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए, करेंसी हो गया, ये सब, ठीक है। नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स होते हैं बेसिकली। वहीं अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर स्टेट जो है लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है। इसमें पुलिस आ जाता है, आपका एग्रीकल्चर आ जाता है, पब्लिक हेल्थ आ सकता है, ठीक है। फिर आती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर बेसिकली सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मैरिज हो गया, ठीक है। लेकिन अगर सेंटर और स्टेट के लॉ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल करता है, यानी कि सेंट्रल लॉ को प्रेफरेंस मिलती है, स्टेट वाले को नहीं। ऑल राइट, इसका ध्यान रखना। फिर आते हैं आपकी इमरजेंसी प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशन ने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी कुछ स्पेशल पावर जो है सेंटर को दी है। आर्टिकल 356 में अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए तो प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट्स रूल्स लगा सकते हैं। पता है, ये हमें काफी बार हमने देखा भी है न्यूज वगैरह में, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है टेम्परेरली रिमूव हो सकती है और एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर के कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। लेकिन कई बार जो है आर्टिकल 356 का पॉलिटिकल मिसयूज भी हुआ है। इसीलिए इसमें एक बहुत फेमस केस है, एसआर बोमाई केस 1994 का, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट्स रूल को आर्बिट्री तरीके से यूज नहीं किया जा सकता और कोर्ट इसका रिव्यू कर सकते हैं। अगर आपको कभी कभी लगता है कि प्रेसिडेंट ने गलत चीज के लिए चीज करी है या फिर सेंटर को फेवर करने के लिए करी है, तो स्टेट जो है इसकी जाके आगे इसके आगे डिबेट कर सकता है लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 360 भी आता है इसमें, ठीक है। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंडिया में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी डिक्लेयर नहीं हुई है, कभी भी इस आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। अगर हम मेजर एरिया ऑफ टेंशन देखें सेंटर स्टेट में, तो सबसे पहले आ जाता है आपका फाइनेंशियल डिपेंडेंस। सबसे बड़ा इशू फाइनेंशियल डिपेंडेंस का है, क्योंकि स्टेट अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो है सेंटर पर डिपेंड करते हैं। उन्हें पैसा मिलता है टैक्स डेवोल्यूशन से, ग्रांट एंड एड से, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से।
तो कई स्टेट्स का मानना है कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फेयर नहीं है और इस वजह से उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है लिमिट हो जाती है। ओके, फिर आते हैं रोल ऑफ गवर्नर्स पे। देखो, गवर्नर को जो है एक प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ना। थ्योरी में गवर्नर जो है न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में बात करें तो कई बार जो है स्टेट्स को ऐसा लगता है कि गवर्नर सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव बनकर काम करते हैं। और कंट्रोवर्सीज तब होती है जब गवर्नर बिल्स वगैरह को डिले करता है जो स्टेट ने पास करवाने हो, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, या फिर स्टेट पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता है। तो इसकी वजह से भी दोनों में क्लैशेस हो सकते हैं। फिर मिस यूज ऑफ आर्टिकल 56 हमने पढ़ लिया, अभी प्रेसिडेंट वाला जो रूल है, ठीक है। कंट्रोल ओवर ऑल इंडियन सर्विसेज। देखो, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर सेंटर और स्टेट दोनों के लिए काम करते हैं, लेकिन उनकी सर्विस रूल्स और कैडरे मैनेजमेंट पर सेंटर के काफी कंट्रोल होता है। इसीलिए स्टेट को लगता है कि उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस भी कम होती है इसकी वजह से, ठीक है। अब इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, वाटर डिस्प्यूट भी एक मेजर सोर्स ऑफ टेंशन है। एग्जाम्पल भी है इसके कावेरी और कृष्णा वाला। जब स्टेट्स पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अग्री नहीं करते तब पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और प्रोटेस्ट देखने को भी मिले हैं हमें, ठीक है। सेंट्रलाइज प्लानिंग एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। पहले प्लानिंग कमीशन को क्रिटिसाइज किया जाता था क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन सेंटर में लिए जाते थे। अब उसकी जगह हमें पता है कि नीति आयोग आ गया है, लेकिन फिर भी कई स्टेट डिमांड करते हैं कि उनको नेशनल पॉलिसी मेकिंग में ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं मिलता। कॉन्करेंट लिस्ट पे भी डिबेट होता है सब्जेक्ट्स को लेकर, ठीक है। अब इसको रिकमेंडेशंस क्या दिए गए हैं। एक सबसे बड़ा रिकमेंडेशन था इसमें सरकारिया कमीशन का। इस कमीशन ने रिकमेंड करा था बेसिकली कि गवर्नर पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए सबसे पहले। दूसरा, आर्टिकल 356 का यूज सिर्फ लास्ट रिजॉर्ट के रूप में, यानी कि जब कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा तो ही प्रेसिडेंट्स रूल आना चाहिए, ठीक है। और स्टेट्स को ज्यादा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। साथ ही साथ पुंची कमीशन जो आएगी 2007 की, इसमें भी रिकमेंड करा गया था एक तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए, दोनों मिलकर डिसीजंस लें, दोनों के बीच में रेगुलर कंसल्टेशन होना चाहिए और स्टेट की ऑटोनॉमी को जो है रिस्पेक्ट मिले, ठीक है। उनको अपनी पावर उन तक रखो। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। डिस्कस द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलेक्टोरल बिहेवियर इन इंडिया। ऑल्सो डिस्कस द वेरियस एफर्ट्स मेड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स सिंस इंडिपेंडेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी पहले देखो पहले पांच छह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तभी मैं इतना डिटेल में समझा रही हूँ। क्वेश्चन 2 अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं। बेसिकली आपसे पूछा गया एक तो इलेक्टोरल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स क्या हैं, साथ ही साथ इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए थे। अगर हम देखें तो देखो, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हमारी कंट्री में इतने सारी लैंग्वेज हैं, इतने सारे रिलीजन हैं, कल्चर हैं, सब कुछ है। यहाँ पे इलेक्शंस के थ्रू लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाते हैं। तो इसमें बेसिकली इलेक्टोरल बिहेवियर का मतलब होता है कि वोटर्स वोट देते वक्त किस बेसिस पर डिसीजन लेते हैं कि उसको उन्हें किसको चुनना है, ठीक है। क्या वो कास्ट होता है, रिलीजन होता है, लीडर होता है, डेवलपमेंट होता है, इन सब फैक्टर्स को जो है आपका इलेक्टोरल बिहेवियर डिटर्मिनेंट्स कहा जाता है, ठीक है। अब अगर हम इसके डिटर्मिनेंट्स देखें, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन। सबसे पहला आता है कास्ट एज डिटर्मिनेंट। देखो, इंडिया में हमें पता है कास्ट बेस्ड वोटिंग बहुत ज्यादा होती है। अगर आप लोग देखो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग खोल के पढ़ना, जज मत करना किसी भी चीज को। हमें भी पता है कि कितना ज्यादा कैसे वोट दिए जाते हैं कि हिंदू नेशन, रिलीजन वगैरह को सब डालकर। तो कास्ट वाला हमें पता है कि कोई भी ओबीसी से खड़ा होगा, दलित से खड़ा होगा, तो पॉलिटिकल पार्टीज जानबूझकर ऐसे लोगों को खड़ा करती ताकि उनका बंदा जीते, वो लोग मेजोरिटी में आए, ठीक है। क्योंकि कई वोटर जो है कास्ट के बेसिस पे वोट देते हैं। रिलीजन, इसका तो इससे बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो कुछ हो ही नहीं सकता। अभी जो हमारे देश में चल रहा है सब कुछ रिलीजन के बेसिस पे होता है, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो कोई भी डिसीजन हो, हर चीज, है ना। तो ये भी हमें बहुत ज्यादा दिखता है, स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे स्टेट्स में, ओके। फिर आता है एथनिसिटी एंड लैंग्वेज। कई स्टेट्स में देखो रीजनल आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग होती है। लोग अपनी लैंग्वेज और एथनिक आइडेंटिटी के बारे में सोचते हैं, जैसे कि तमिलनाडु इसका एग्जाम्पल है, असम, नागालैंड, नॉर्थ ईस्टर्न के जो स्टेट्स हैं, ठीक है। इकोनॉमिक इश्यूज, चलो ये लास्ट डिटरमिनेंट ही मान लेते हैं क्योंकि इकोनॉमिक इश्यूज पे मुझे नहीं लगता कि आजकल कोई वोट देता है। इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं कि जब आपको पता लग रहा है कि देखो आसपास जॉब्स नहीं है, गरीबी बढ़ती जा रही है, प्राइसेस हाइक हो रहे हैं, तो इसके बेसिस पे आप वोट देते हो कि हम एक ऐसा लीडर चुनेंगे जो इस सबको खत्म करे, ठीक है। मनी एंड मसल पावर पे भी बहुत बार होता है, कुछ एरिया में कैंडिडेट पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं,
दारू वगैरह बांटना, वोटर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना, कई जगह ये चीज़ भी होती है। लीडरशिप एंड पर्सनैलिटी, कई बार लोग पार्टी से ज़्यादा लीडर को वोट देते हैं। हमें पता है कि देखो, बीजेपी सेकेंडरी आता है, नरेंद्र मोदी का फेस पहले है, तो उस फेस के बेसिस पे वोटिंग होती है। ऑलराइट, मीडिया एंड सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। हमें पता है हमारा मीडिया कितना करप्ट है, तो हमें क्या दिखता है वही बिकता है, तो उसी हिसाब से ठीक है। एक होता है एंटी इनकम्बेंसी। देखो, इसको समझना, नया टर्म है। इंडियन वोटर्स अक्सर रूलिंग गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। अगर लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट ने अच्छा काम नहीं किया, करप्शन हुआ है, प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुए, तो वोटर गवर्नमेंट के अगेंस्ट वोट कर सकते हैं, और इसको हम एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। वैसे तो ऐसा होता ही नहीं है हमारे देश में, बट चलो फिर भी समझने के लिए समझ लो। ओके, मेजर इलेक्टोरल रिफॉर्म अगर हम देखें इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद से, तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बॉडी इलेक्शन कंडक्ट करवाती है ये, ठीक है। फिर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, ये एक्ट इलेक्शन के लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। फिर आता है वोटिंग एज रिड्यूस हो गई थी, 21 से 18 करी गई थी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज़्यादा रूल आता है इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आई हैं, यही सब। आपको इतने सारे पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं है, 5-6 भी याद रखो, काफ़ी है इसमें। ऑलराइट, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एग्जामिन द नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स टू कास्ट एंड अनटचेबिलिटी इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, पढ़ा हुआ है हमने, आसपास होता हुआ देख रहे होते हैं, तो इस क्वेश्चन को आंसर करना इजी है। इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के लीडर्स ने कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी को कैसे देखा, और इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स करे थे, ठीक है। देखो, जब इंडिया ब्रिटिश रूल के खिलाफ फ्रीडम स्ट्रगल लड़ रहा था ना, तब सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम ही इशू नहीं था। इंडियन सोसाइटी के अंदर भी कई सोशल प्रॉब्लम मौजूद थी, और उनमें सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम्स थी, एक तो कास्ट सिस्टम और एक अनटचेबिलिटी। कास्ट सिस्टम हमें पता है क्या होता है, एक कास्ट ऊपर है, उसके नीचे कौन सी है, सबसे नीचे कौन सी, ये सब। अनटचेबिलिटी का मतलब था कि कुछ कम्युनिटीज को इतना नीचे समझा जाता था कि उन्हें पब्लिक प्लेसेस, टेम्पल या फिर एक इक्वल इंसान की तरह भी ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, ठीक है। नेशनलिस्ट लीडर मानते थे कि अगर इंडिया को सच में आज़ाद बनाना है तो सोशल इक्वालिटी ज़रूरी है। सोचो कितने साल पहले की बात है, 1947 से पहले जब हम फ्रीडम स्ट्रगल लड़ रहे थे, तब की ये बात होती थी, कास्ट अनटचेबिलिटी। आज इतने साल हो गए हैं और आज तक ये टॉपिक कभी ख़त्म नहीं हुआ। आज भी ऐसे ही होता है, कास्ट को बहुत ज़्यादा देखा जाता है, अनटचेबिलिटी को रखा गया है। हमें आसपास होते हुए नहीं दिख सकता, क्योंकि आप लोग अच्छे एरिया से बिलोंग करते हो, अच्छी सिटी से, बट ऐसे भी गांव हैं जहां पे अभी भी ये सब कुछ प्रैक्टिस होता है। ओके, सबसे पहले इसमें आता है महात्मा गांधी इसका अप्रोच। देखो, गांधी जी ने अनटचेबिलिटी को एक बहुत बड़ा सोशल ईविल माना था। इनका मानना था कि ये ह्यूमन डिग्निटी और जस्टिस के अगेंस्ट है। इन्होंने अनटचेबल को जो है हरिजन, यानी कि चिल्ड्रन ऑफ गॉड का नाम दिया था, वर्ड चेंज करके। और इनका ऑब्जेक्टिव था कि सोसाइटी इन्हें रिस्पेक्ट दे, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे जो कैंपेन करे थे पूरे देश में। बेसिकली वो कैंपेन किस लिए हुए थे कि इनको टेम्पल में एंट्री मिले, पब्लिक वेल्थ का एक्सेस मिले, रोड का एक्सेस मिले, स्कूल का। तो अपर कास्ट हिंदू से भी कहते थे कि डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करो, गांधी जी। गांधी जी एंड वर्ना सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। काफी बार इस पर अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो, गांधी जी अनटचेबिलिटी के स्ट्रांगली अगेंस्ट थे कि हाँ, ऐसे किसी को अलग से ट्रीट मत करो, ये वो। लेकिन शुरू में उन्होंने वर्ना सिस्टम को कंप्लीटली कभी भी खत्म करने की बात नहीं करी थी। इनका मानना था कि वर्ना सिस्टम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बिना भी एग्जिस्ट कर सकता है, कोई ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है हम किसी को बुरी तरह ट्रीट करेंगे। कास्ट को उन्होंने रखा था, और इसी पॉइंट पे जो है अंबेडकर ने डिसअग्री करा था बहुत ज्यादा, ठीक है। पूना पैक्ट आया था 1932 का। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहते थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कम्युनल अवार्ड के थ्रू ये डिमांड एक्सेप्ट कर ली थी। इन्होंने फास्ट अनटू डेथ शुरू कर दिया था, और आखिर में जो है गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जगह इन्हें शेड्यूल कास्ट को जो है रिजर्व्ड सीट्स वगैरह दी गई थी। इसी में आया था रिजर्वेशन का जो टॉपिक है, ठीक है। गांधी जी ने इससे जो है बेसिकली हिंदू यूनिटी के लिए भी बहुत जरूरी माना था। ऑलराइट, बी आर अम्बेडकर का अगर हम अप्रोच देखें कास्ट अनटचेबिलिटी पे, तो इन्होंने कहा था कि कास्ट सिस्टम जो है हिंदू सोशल ऑर्डर का पार्ट है। जब तक ये कास्ट कास्ट रहेगा तो तब तक चलता रहेगा। इन्होंने कास्ट को बेसिकली रिमूव करने का बात करा था कि हम कास्ट हटा ही देंगे कंप्लीटली, कोई किसी की कास्ट के बेसिस पे कुछ नहीं होगा, ठीक है।
इन्होंने कहा था तभी इक्वालिटी आएगी जब हम कास्ट का टॉपिक ही हटा देंगे, ठीक है। इन्होंने डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स करी थी, हमने देख लिया था। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड देखें तो अंबेडकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, हमें पता है ये चीज। इन्होंने इंश्योर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग सेफ गार्ड हो, स्ट्रॉन्ग आर्टिकल्स हो, स्ट्रॉन्ग लॉज हो, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। कन्वर्जन टू बुद्धिज्म, इन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था क्योंकि सबसे सिंपल रिलीजन माना जाता है ये, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ऑफिशियली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थी। जवाहरलाल नेहरू कास्ट को एक फ्यूडल सिस्टम का बचा हुआ हिस्सा मानते थे। इनका मानना था कि देखो, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ कास्ट सिस्टम धीरे धीरे वीक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओके, कांग्रेस का अगर हम अप्रोच देखें तो कांग्रेस सोशल रिफॉर्म के फेवर में थी, लेकिन वो बहुत रैडिकल स्टेप लेने से बचती थी, यानी कि कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना जिससे उनकी पार्टी अफेक्ट हो जाए। ओके, इसमें पेरियर ईवी रामास्वामी का कंट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरियर साउथ इंडियन के सबसे रैडिकल सोशल रिफॉर्मर में से एक थे। 1925 में इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू करा था और इनका मेन ऑब्जेक्टिव था, एक तो ब्राह्मण डोमिनेंस को इन्होंने अपोज करा था, कास्ट हायरार्की को अपोज करा था, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को, और इन्होंने सपोर्ट करा था सोशल इक्वालिटी को, रैशनलिज्म को, इस सबको, ठीक है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे कि आर्टिकल 15 जो है ये हमें डिस्क्रिमिनेट करने से हटाता है, मना करता है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को खत्म करता है। आर्टिकल 46 जो है ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के एजुकेशनल राइट्स के बारे में बात करता है, ठीक है। तो यही थे 3 क्वेश्चन जो अभी हमें पढ़ने जरूरी हैं। आप मेरे को ये बताओ, क्वेश्चन ये सारे समझने के बाद कि क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं, या फिर मैं कोई और अप्रोच से समझाऊं। इस पीडीएफ में आप देख सकते हो इन टोटल जो है हमारे पास क्वेश्चंस हैं, 12 क्वेश्चंस हैं इसमें, और हमारे पास आई गेस 10 शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। सब कुछ मैंने इसमें कवर करने की कोशिश करी है। अगर आप ये पीडीएफ से पढ़ लोगे तो ये इनफ रहेगा आपके पेपर के लिए, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, पास हो सकते हो। अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक या फिर इंस्टाग्राम लिंक पे मेरे को डीएम कर सकते हो और ये पीडीएफ परचेज कर सकते हो। दिस इज नॉट अ फ्री पीडीएफ, इट इज अ पेड पीडीएफ, ऑलराइट। और अगर आपको चीजें समझ आ रही है, इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, आप नीचे कॉमेंट करोगे नंबर 2, और मैं इस वीडियो का पार्ट 2 ले आऊंगी जहाँ पे हम लोग आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ऑलराइट। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।